हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी के रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। होपफुली सभी की प्रिपरेशन जो है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला टॉपिक है ये आपका है भूमि पांडुगा का। भूमि पांडुगा से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूमि पांडुगा है क्या, तो आपको ध्यान में रखना है ये एक उत्सव है, एक फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है जैसे ही एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, राइट। यानी कि कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये फेस्टिवल कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और जैसे ही एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है तो उस समय पर ये भूमि पांडुगा फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सी ट्राइब इस फेस्टिवल को मनाती है, तो कोया ट्राइब। कोया ट्राइब ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोया ट्राइब कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये चीजें कुछ हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि, और ये हर साल कृषि कार्यों को शुरू करने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, राइट। और इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि पुरुष जो होते हैं ना, पुरुष जो मेल पर्सन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो शिकार करते हैं। उनके लिए शिकार करना अनिवार्य होता है और हर शाम को एक दावत हम लोग को देखने को मिलती है और दावत में गांव के सभी लोगों को, सभी परिवार को बुलाया जाता है और बुलाकर जो शिकार करते हैं ये पुरुष, तो वो शिकार सब में बांटा जाता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है और जून के महीने में ये मनाया जाता है ये फेस्टिवल। तो बस सिर्फ इतने से पॉइंट जो मैंने आपको बताया इस टॉपिक से रिलेटेड, बस वो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रीलिम्स के लिए टॉपिक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड गाइस, सिविल सर्विसेज की अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो हमारे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं लेक्चर के एंड में सभी कोर्सेज की आपको डिटेल दूंगा। ये मेंस आंसर राइटिंग का हमारा कोर्स है, इसकी डिटेल यहाँ पर स्क्रीन पर लिखी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो ये डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। और बाकी एंड में और भी हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं आपको एक जानकारी दूंगा एंड में, ठीक है। अब गाइस देखो, ये वाले टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं कैर्न की। कैर्न एनर्जी ये एक कंपनी हमें देखने को मिल रही है। ये कंपनी इंडिया से केस जीत गई है। केस क्या था तो उसमें आपको अभी पूरी चीज मैं बता दूंगा, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोटे मोटे तौर पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ का एक केस हम लोग को देखने को मिला था। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ है क्या, ये पहले आप समझ लो, ये आपको पहले समझना जरूरी है। देखो, सिंपल और लैंग्वेज में बात करते हैं। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जब भी कोई कानून बनाती है, पार्लियामेंट क्या बोलती है, आने वाली 1 अप्रैल को, आने वाली 1 अप्रैल को जो है ये कानून लागू होगा, या फिर 31 मार्च, जो भी डेट दे देती है, मतलब कि आज से आने वाले इस दिन में ये कानून जो है वो लागू होगा। तो ये तो नॉर्मल केसेस में इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं। बट क्या होता है कि
टैक्स वगैरह के केसेस में और भी कई बार दूसरे केसेस में भी देखने को मिल जाता है, बट मोस्टली होता है टैक्स के मामलों में। टैक्स के मामलों में पार्लियामेंट क्या करती है, जैसे कि आज, जैसे अभी 2021 चल रहा है, वो बोल देगी कि ये 2012 से ये कानून जो है वो लागू माना जाएगा, राइट। 2012 से ये कानून लागू माना जाएगा, मतलब कि अगर किसी इंडिविजुअल ने पहले अगर कोई डील करी होगी, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रही है सरकार, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स को 10% से बढ़ा रही है, बट ये बोलती है कि अब से नहीं, ये पहले से हम मान्य होगा, मतलब कि पिछले सालों से मान्य होगा, यानी कि जिसने भी पहले कुछ प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करी होगी, तो उसको अब फिर से जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो उसको जितनी उसने पहले प्रॉपर्टी पे करी है, जितना उसने टैक्स पे किया, उसके एडिशनल उसको पे करना होगा, और अगर नहीं किया तो टोटल फाइन वगैरह लगकर उसमें एडिशनल 10% लगाया जाएगा। तो इस तरीके की चीज होती है। बात समझे कि नहीं समझे आप? क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी टॉपिक में। क्लियर हुई ये वाली बात की नहीं हुई? मैं एक बार और बता देता हूं। पार्लियामेंट जैसे कि जब भी कानून बनाती है, तो वो कैसे कानून बनाती है? आने वाली डेट्स के, फ्यूचर की डेट्स पर कानून बनाती है कि फ्यूचर की डेट पर इस तारीख से ये कानून लागू हो जाएगा। बट कुछ कुछ ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि पिछली, मतलब जैसे अभी 2021 चल रहा है, बोल देगी कि 2012 से ये कानून लागू माना जाएगा। मतलब कि जिन लोगों ने भी 2012 में, जैसे प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी के टैक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपको पता होगा कि आप घर जो है वो बेचते हो, खरीदते हो, तो उस पर आपको टैक्स देना होता है, राइट। तो ये जो टैक्स वाली जो चीज हम लोग को, प्रॉपर्टी टैक्स वाला जो चीज हम लोग को क्लॉज देखने को मिल रहा है, अगर ये बोल देते हैं कि 2012 से ये लागू होगा, तो 2012 से 2021 तक जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी परचेज करी होगी और जिन लोगों ने जो भी टैक्स वगैरह पे किया होगा, तो उनको उनके ऊपर अगले साल से फिर एडिशनल लायबिलिटी आ जाएगी, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि कानून बन गया इस प्रकार का। तो ऐसी चीज होती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था, सरकार ने जो है वो ये कंपनी के ऊपर जो है, मैंने यानी कि अपना रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ एक बनाया था, और इस कंपनी के ऊपर जो है वो बोला था कि इस कंपनी को कि आपको इतना फलाना अमाउंट जो है वो एज ए टैक्स के तौर पर पे करना है। कंपनी ने पे करने से मना कर दिया और कंपनी ने केस फाइल कर दिया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो इस पर भी अभी आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो केस फाइल कर दिया। अब ये केस जो है वो इंडिया हार गई, ये कंपनी जीत गई, राइट। और इंडिया मतलब यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा था इंडिया को कंपनसेशन देने को, इस कंपनी को। इंडिया ने कंपनसेशन नहीं दिया, तो इस कंपनी ने इंडियन एसेट को, जो फॉरेन लैंड में है, यानी कि हमारी प्रॉपर्टीज जो फॉरेन लैंड में, यानी कि विदेशों में हम लोग को देखने को मिल रही हैं, विदेश में, राइट, तो उनको जो है वो सीज कर लिया, उनको अपने कंट्रोल में कर लिया कैरन ने, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस टॉपिक में देखने को मिल रही है। तो ब्रिटेन की एक कैरन एनर्जी पीएलसी हम लोग को ये कंपनी देखने को मिल रही है, राइट। फ्रेंच कोर्ट से ऑर्डर इसने हासिल कर लिया है कि 20 इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो हैं उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा, जो कि पेरिस के अंदर है, और जिनकी वैल्यू लगभग बताई जा रही है 20 मिलियन यूरो से ज्यादा की है। तो कुल मिलाकर इंडिया की जो प्रॉपर्टी है पेरिस के अंदर 20 मिलियन यूरो से ज्यादा की वैल्यू की, तो उसे जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, और उसका अमाउंट जो है, या फिर उस प्रॉपर्टी को जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा इस कैरन एनर्जी को। तो ये फ्रेंच कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर पास किया है इस प्रकार का, राइट। तो ये एक आइडिया आपको होना चाहिए। वैसे ये सब चीजें इतनी पूछी नहीं जाती, बट फिर भी कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, पर्सनालिटी टेस्ट में पूछ लिया जाए, तो आप कनेक्ट कर पाए ये सब टॉपिक्स को, राइट। और ये पहली कोर्ट ऑर्डर, फर्स्ट कोर्ट ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। इवन आपसे स्टेट सिविल सर्विसेज के प्री में भी इस कंपनी के बारे में पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट किस कंपनी से जो है वो केस हारी है। तो आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए। और रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के बारे में तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा ही दिया, होता क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर दी, क्योंकि कॉन्सेप्ट का गेम है पूरा सिविल सर्विसेज का। जहां आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है वहां आपका एग्जाम निकलेगा, राइट। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर पर फोकस किया करो आप, राइट। और देखिए, अब पहला कोर्ट का ऑर्डर है जो कि हमें देखने को मिल रहा है, जिस पर बताया जा रहा है कि 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है वो लगाया गया। अवार्ड का मतलब कि ऑर्डर, जजमेंट जो है वो इंडिया के ऊपर लगाया गया है, और कैरन एनर्जी जो है वो ये केस जीत गई थी इंडियन गवर्नमेंट से। और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट जो हमें देखने को मिलता है, तो उसके एवज में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट क्या है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मेनली, राइट। अब देखो, दिसंबर 2020 में हुआ क्या था, 3 मेंबर की एक इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हम लोग को देखने को मिल रही थी, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की। तो क्वेश्चन ये बनेगा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है, या फिर कहां पर ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हम लोग को देखने को मिलती है, एस्टैब्लिश है, तो वो नीदरलैंड्स में हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखो, राइट। तो इस कोर्ट ने बोल दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने उल्लंघन किया है एक एग्रीमेंट का, राइट, जो कि इंडिया और यूके के बीच में हुआ था, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी, तो इसका उल्लंघन किया है इंडिया ने, और फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर ब्रिटेन की इस कंपनी के साथ, कैरन के साथ जो है वो नहीं किया। तो ऐसा जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि इंडिया ने उल्लंघन किया अपने एग्रीमेंट का, और इसके साथ, इस कंपनी के साथ फेयर
ट्रीटमेंट जो है वो नहीं किया जो कि करना चाहिए था, फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट। तो इसके कारण इस कंपनी को जो है वो नुकसान हुआ है और इंडिया के ऊपर 1.2 बिलियन यूएस डॉलर पे करने की कंपनसेशन के तौर पर जो है वो इसने ऑर्डर दे दिया इस पर्टिकुलर कोर्ट ने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कोर्ट के ऑर्डर को हालांकि अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, इनके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया है। और कैरन एनर्जी जो है गाइस इसी के चलते अपने मतलब मुआवजा को, कंपनसेशन को रिकवर करने के लिए इंडियन एसेट जो फॉरेन लैंड पे है, विदेशों में हमारी जो कंपनीज है, स्पेशली पेरिस के अंदर हमारी 20 प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं, तो उसको फ्रीज करवा दिया है इसने और उसकी वैल्यू जो है वो 20 मिलियन यूएस डॉलर की यहां पर बताई जा रही है, यूरो, 20 मिलियन यूरो की बताई जा रही है। तो ये सब वैसे तो ये डिजिट वगैरह है ना, ये सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है क्योंकि ये सब चीजें आपसे कुछ नहीं पूछी जाती। आपसे पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बता दिया कि आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा कि किसके साथ जो है वो केस हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट का किस कंपनी के साथ, बताइए इन ऑप्शन में से, और बस यही चीज पूछी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला टॉपिक। बट हाँ, आपको एक आइडिया होना चाहिए, पूरी डिटेल थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। बट हाँ, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक कोई क्वेश्चन आ गया मेंस का कि इंडियन गवर्नमेंट अभी हाल ही में एक कंपनी से जो है वो ब्रिटेन की कंपनी से केस हारी थी, तो क्या उसके परिणाम जो है वो और भी कुछ हो सकते हैं क्या, राइट? उसके क्या परिणाम है बताइए, आप कमेंट करिए, या फिर मतलब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, राइट, कि इसके और क्या विकल्प जो है वो हो सकते हैं। तो देखो, एक चीज तो नेगेटिव हो गई है इंडिया के लिए, वो ये इसलिए नेगेटिव हुई है, पहली बात तो ये जो ऑर्डर जो आया है, राइट, हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो इस पर कोई केस नहीं करेंगे, हम लोग डेफिनेटली करेंगे, काउंटर करेंगे केस को। बट प्रॉब्लम यह है कि कैर्न एनर्जी के लिए ये पहली सफलता है, बट फ्रांसीसी अदालत के इस आदेश ने अन्य न्यायालयों में कैर्न की जीत की संभावना बढ़ा दिया। ऐसा होता है ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हारा होता है और हालांकि वो अपील करता है हाई कोर्ट में, बट हाई कोर्ट एकदम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को नकारती नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को प्रॉपर तरीके से देखती है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उसके पीछे क्या उन्होंने मतलब चीजों को देखा है, राइट? तो उसको पहले देखती है, एकदम से नकारती नहीं है। तो हमारे जितने भी केसेस चल रहे हैं इस कंपनी के अगेंस्ट दूसरी दूसरी जगहों पर, दूसरे दूसरे ट्राइब्यूनल्स पे, राइट, तो वहां पर थोड़ा सा इसका केस जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, राइट, क्योंकि दूसरे कोर्ट जो है, दूसरे ट्राइब्यूनल जो है वो यही देखेंगे ना कि फ्रांस ने तो ये ऑर्डर दे दिया है, अब किस बिहाफ में ऑर्डर दिया है वो भी देखेंगे और एकदम से नकारेंगे नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा केस जो है वो दूसरी न्यायालयों में, दूसरे ट्राइब्यूनल्स में थोड़ा सा कमजोर होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो ऐसा अगर मेंस में कुछ क्वेश्चन आए तो आपको ये वाला भी एक लिंक जो है वो पता होना चाहिए कि अगर इंडिया का केस किसी कंपनी के साथ चल रहा है और कहीं पर किसी ट्राइब्यूनल में उससे हम केस हार जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि दूसरी कोर्ट में भी जो है वो हारने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, राइट, या फिर सामने वाली कंपनी के जीतने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और देखो विदोष एक दूसरी चीज ये भी हुई है, जैसे कि हमारी जो प्रॉपर्टीज है अभी, अब देखो क्या होता है, आप इसको आम जनता के उसमें समझो, उस पर्सपेक्टिव में समझो। एक कोई व्यक्ति है, अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज हो जाती है, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई लोन लिया, ठीक है, एक अच्छा व्यक्ति है, राइट, मतलब सोसाइटी में उसकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट है, राइट, अब हुआ उसका कुछ दिवालिया हो गया, इनकम वगैरह उसकी खत्म हो गई, कुछ भी हो, उसका कोई भी फाइनेंशियल लॉस हुआ, अब एकदम से बैंक वाले आ जाएं, उसकी गाड़ी उठा के ले जाएं, राइट, उसके घर को सीज कर दें, तो कितनी बदनामी होगी, है कि नहीं, आसपास के एरिया में। इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करो। सेम वैसे ही इंडिया, इसके कारण ये हो गया कि इंडिया की जो प्रॉपर्टी, अभी तक हमारी कोई भी प्रॉपर्टी फॉरेन लैंड में इस प्रकार से सीज नहीं हुई थी, राइट, इंडियन गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी, और विदेश में जो इंडियन प्रॉपर्टी जो सीज हुई है, राइट, तो उसमें दिक्कत ये आ गई है कि हम ऐसी कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गए जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, राइट, कि जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो विदेशों में जब्त की जा चुकी है। तो ये एक बेसिकली इंडिया के इज्जत की अगर हम बात करें तो उसके लिए थोड़ी सी वो है, सही बात नहीं है। तो देखो, इसी प्रकार से अपनी अप्रोच मेंस में भी बना के चलना, राइट, कि कोई भी ऐसा टॉपिक है उसको इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हुए आपको लिखना है, क्योंकि यूपीएससी का गेम इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, कि आप कनेक्ट करें चीजों को, राइट, और आंसर इस तरीके से लिखना है, इतने सिंपल और स्पष्ट शब्दों में कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको पूरी चीज समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है, वो आपका इंटेंशन उनको क्लियर हो जाए, और सिंपल उसमें कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अच्छा स्मार्ट लिखने के चक्कर में बहुत डिफिकल्ट एक तो वर्ड बना देते हैं, वोकैबुलरी वगैरह यूज कर देते हैं, राइट, एक सबसे बड़ी गलती यही होती है इस एग्जाम के अंदर, राइट। अब देख, जैसे कि कोई इंसान है, जैसे आप ही हो, ठीक है, आप खुद अगर किसी की कॉपी चेक करोगे, आप मुझे एक चीज समझाना, आप खुद ही ऑब्जर्व करना, आप अगर खुद किसी की कॉपी चेक कर रहे हो और उसमें दे दमादम डिफिकल्ट वर्ड लिखे हुए हैं,
तो आप थोड़ी देर बाद मजा नहीं आएगा उसकी कॉपी चेक करने में, क्योंकि आपको फिर डिक्शनरी, आपको एफर्ट लग रहा है ना, आपको डिक्शनरी का उपयोग करना पड़ रहा है। जहां एफर्ट लगता है ह्यूमन को, जहां पर भी हल्का सा भी एफर्ट लगता है उसको मजा नहीं आता, और जहां मजा नहीं आएगा वो आपको जस्टिस नहीं देगा। कोशिश सिर्फ यही करना, यानी कि मार्क्स में जस्टिस नहीं देगा, कोशिश सिर्फ यही करना, आपका आंसर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और क्लियर शब्दों में होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, कि देखने वाले को मजा आए कि अरे वाह यार कितनी बढ़िया कॉपी है, राइट। और ऐसा हो जाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि बिल्कुल आपकी हैंडराइटिंग भी खराब है, मैं ये मान के चलता हूं जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो वो तो थोड़े अच्छे लेवल पर हैं और अच्छा इंप्रूव करिए। मैं तो आज से अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, जैसे बिल्कुल आपकी हैंडराइटिंग खराब है, आपके वर्ड बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते, आप लिखने बैठते हो तो आपके पास वर्ड्स नहीं आते, सेंटेंस नहीं आते, एक बड़ा सा, यानी ये पूरा जो पैराग्राफ है उसको 4-5 वर्ड में अगर आपको लिखना है वर्ड में, तो आप जो है उस बनाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पॉइंट वाइज आपको लिखना है तो आपके लिए डिफिकल्ट हो, मैं तो ये मानता हूं। बट फिर भी मैं ये भी मानता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि पूरा गेम प्रैक्टिस का है ना यार। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, कोई भी चीज हो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगती है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे उसमें महारत हासिल हो जाएगी। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि किसी टॉपर ने खा ली और उसका सिलेक्शन हो गया। जितने भी टॉपर्स आपको मिलेंगे, जितने भी लोगों का सिलेक्शन होता है, एक ही चीज बोलते हैं, एक तो मल्टीपल टाइम क्या करो, रिवीजन करो, राइट। एक टॉपिक को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, रिसोर्स को लिमिटेड रखो, ऐसा नहीं बहराना नहीं है। मैं देखता हूं स्टूडेंट को इतने बहराए रहते हैं, मुझे मैसेज करते हैं सर इसके अलावा हमें कुछ और भी पढ़ना है क्या करंट अफेयर्स के अलावा। आप मुझे ये बताओ, आपके पूरे एक दिन में 24 घंटे, जिसमें मैं मान लेता हूं कि 8 घंटे आप निकाल के अपनी पढ़ाई को दे देते होंगे, राइट। जो वर्किंग वाले जो होंगे वो 4 घंटे देते होंगे, बट वीकेंड में वो खींचते होंगे 10-10 12-12 घंटे, राइट। तो 8 घंटे जो है वो आप अगर अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, तो एक दिन में सबके पास लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम को ही आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो आप अगर करंट अफेयर्स में ये मेरा लेक्चर भी कवर करोगे, इसके अलावा न्यूज़पेपर भी, जो कि वन ऑफ द सेम थिंग ही होती है, राइट, क्योंकि आप जो सेम चीज यहां पर पढ़ रहे हो आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे दोबारा से, राइट। वही सेम चीज आप कहीं पे दूसरी जगह मैगजीन पे पढ़ोगे। तो आप मुझे एक चीज ये समझाओ, आप एक ही चीज को इतने मल्टीपल जगह से पढ़ोगे तो उसमें आपका टाइम भी लगेगा, आपके एफर्ट भी लगेंगे, और उसकी जो कीमत जो होगी ना वो बिल्कुल सही नहीं होगी। आप जब भी बाहर मार्केट में चीजों को खरीदने जाते हो, यही देखते हो ना, कम पैसे में अच्छी चीज मिल जाए, राइट। अब यहां पर आपको लिमिटेड नहीं कहूंगा, वैसे तो अपन फुल फ्लेज पूरी चीज यहां पर कवर करते हैं। तो एक सोर्स, लिमिटेड मतलब एक सोर्स, आपको एक सोर्स में पूरी इंफो मिल रही है, हर एक चीज। इवन जो आप लोग एडिटोरियल जो पढ़ते हैं ना, पढ़िएगा एडिटोरियल, आप एडिटोरियल पढ़िएगा, और यहां पर मैं एक टॉपिक को जो कवर करा रहा हूं उसको एक बार सुन लीजिएगा। आपको जो आप एडिटोरियल पढ़ेंगे उससे दुगनी तिगनी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी, क्योंकि मेरा काम ये होता है आपके बिहाफ में। क्योंकि फैकल्टीज का काम क्या होता है, फैकल्टीज का काम यही होता है कि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है या उनका टाइम जो है उसको कम कर देना, उनको एक पाथ में, रास्ते में लेकर आ जाना। ये स्टूडेंट समझते नहीं और यही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, राइट। आप अगर किसी को ज्वाइन कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पैसा देके ज्वाइन कर रहे हो, राइट, तो आप क्या सोचोगे कि यार वो सामने वाले व्यक्ति जो है वो आपको पूरी चीज प्रोवाइड करते ही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पैसे क्यों लेते हैं, फीस क्यों लेते हैं, राइट, क्योंकि वो आपके लिए चीजों को आसान करते हैं, राइट। तो इसलिए टेंशन मत लिया करो करंट अफेयर में। और दूसरी बात, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, कीमत की बात करूं, आप मल्टीपल मैगजीन पढ़ डालो, इधर उधर की 50 जगह की मैगजीन पढ़ डालो करंट अफेयर्स की, और वैसे ही करंट अफेयर्स इतना बल्कि होता है, उसको रिवाइज करना आपके लिए बड़ा टास्क हो जाएगा। इतनी सारी मैगजीन, कंफ्यूजन अगर क्रिएट होने लगेगा, एक मैगजीन में एक डेटा है, दूसरे में कुछ और डेटा मिल गया, या फिर दूसरे में कुछ एक्स्ट्रा डेटा मिल गया, तो फिर आप वही करते रह जाओगे, इधर उधर डेटा को शिफ्ट करते रह जाओगे, राइट। जैसे कि आप यहां पर मेरी मैगजीन पढ़ रहे हो, इसमें आपको अगर 4 डेटा मिल गया एक्स्ट्रा, राइट, 4 डेटा एक्स्ट्रा मिल गया, और आपको किसी दूसरी, आप जो भी पर्सनल मैगजीन पढ़ रहे होगे उसमें अगर आपको नहीं मिला, तो आप कंफ्यूज होने लगोगे कि यार, या फिर आप डेटा को कंपाइल करने लगोगे। तो आप बेसिकली काम क्या कर रहे हो, कोचिंग वालों का काम कर रहे हो, आप सिलेक्शन लेने वाला काम नहीं कर रहे हो, कोचिंग वालों का काम कर रहे हो। कोचिंग वालों का काम होता है ये सब चीजों को कंपाइल करना, इधर उधर से डेटा जो है वो मैनेज करना, जैसे हम लोग यहां पर आपको चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। तो वो गलती मत करना, लिमिटेड रिसोर्सेज। और दूसरी बात, चलो मान लिया कि आप अगर 5 सोर्सेज से चीजों को पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपके प्रीलिम्स एग्जाम में इन 5 सोर्सेज में से मैं मान लेता हूं, मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर 90% एक मैगजीन से, जैसे कि आप अपना ये लेक्चर कवर कर रहे हो, ठीक है, मैं अपनी बात करता हूं, आपको इस लेक्चर को कवर करने के बाद जैसे 90% आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 9 क्वेश्चन जो है वो इस लेक्चर को अगर आप रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो 9 क्वेश्चन आपके आ गए।
एक क्वेश्चन जो है वो दूसरी जगह से यानी कि दूसरी किसी मैगजीन से आ गया, तो आप मुझे ये बताओ कि उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अपना इतना समय वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया? एक कोई स्मार्ट स्टूडेंट जो होगा जिसको सिलेक्शन चाहिए वो बिल्कुल रेडी नहीं होगा। आप लोग को अपने टाइम को, अपने सोर्सेस को इस तरीके से लेकर चलना है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए 50% चाहिए, 50%, 50%। फाइनल लिस्ट में नाम आने के लिए 50% चाहिए, और 50% के लिए आप काम करो, राइट? आप 100% के लिए काम करने के चक्कर में अगर सोचोगे ना, तो वो आप 5 ईयर्स का प्लान बना लो, 5 ईयर्स का प्लान बना लो प्लानिंग कमीशन वाला, तो उसके थ्रू आपको फिर सक्सेस मिल जाएगी। और वो भी गारंटीड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसी चीजें, ऐसी हरकत करने में टाइम बहुत वेस्ट होता है और मिलता हाथ में कुछ नहीं है, और लोगों ने सालों सालों बर्बाद कर दी ऐसी चीजों के चलते। और मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूं, जो बताता हूं, वो बिल्कुल सटीक बात बताता हूं। कुछ लोग को कड़वी लगती है, पसंद नहीं आती, तो चले आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 2 साल बाद लौट के आएंगे, 3 साल बाद लौट के आएंगे, पर आएंगे जरूर, दैट इज फॉर श्योर, राइट? चलो एनीवेज, आगे की बात करते हैं। और फिर वेस्ट करने के, मैंने तो खुद अपने स्टूडेंट को देखा यार, उन्हें 2-2, 3-3 साल वेस्ट किए और मुझे फिर आके बोलते थे कि सर बहुत बड़ी गलती होगी, अब आप जैसा कहोगे वैसा हम करने को रेडी हैं। फिर वो करते हैं और आज फाइनल सिलेक्शन मिल रहा है उनको, राइट? प्रीलिम्स एग्जाम देकर आते हैं, खुश रहते हैं, मेंस पे बैठते हैं। तो देखो, कोई भी टीचर, मैंने ना क्लेम किया, ना कोई अच्छा टीचर क्लेम करेगा कि हमने इनका सिलेक्शन कराया, हमने उनका सिलेक्शन कराया। कोई भी अच्छा टीचर कभी ये वाली चीज का क्लेम करता ही। आप मैंने ये वाली चीज आपसे पहले भी कही है कई बार कि मेहनत आपको करनी है, काम मेरा सिर्फ बताने का है, इंफॉर्मेशन देने का है, गाइड करने का, कि कैसे तैयारी करना है, किन किन तरीकों से, किन किन स्ट्रेटेजीज को अपना के तैयारी करो। मेहनत आपको करनी है, मैं बताने को रेडी हूं, मेहनत आपको करनी है। जिसने मेहनत करी उसकी जीत होती है, राइट? चलो एनीवेज, बहुत बात कर ली मैंने, क्योंकि होता है कभी कभी बात करना जरूरी भी हो जाता है आप लोग को बताने के लिए, राइट? तो देखो, यदि भारत अपनी अपील मध्यस्थता निर्णयों को दुर्भावनापूर्ण साबित नहीं किया जाता, यानी कि भारत के द्वारा इंडिया जो है, मान लो कि अपनी स्थिति जो है, यानी कि अपने अपने केस को अगर साबित नहीं कर पाता, यानी कि उसके जो केस अभी हार गया इंडिया, राइट, तो काउंटर करके जीतेगा नहीं अगर इंडिया, यानी कि जीत अगर हासिल नहीं होती इस केस में इंडिया को, तो बड़ी दिक्कत आ सकती है, राइट, कि निर्णय को विदेशी क्षेत्र अधिकारों में लागू किया जा सकता है और दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता भी किया जा सकता है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया जो है वो एक स्मार्ट मूव प्ले कर जाए। अब हमें ऑलरेडी पता लग गया कि फ्रांस के अंदर एक ट्राइब्यूनल के अंदर हम लोग हार गए, तो दूसरी कोर्ट में हारने की जगह, राइट, और पूरी तरह से चीजों को गंवाने की जगह डील कर लें उसके साथ, कंपनी के साथ, राइट, तो उसमें फायदा हो सकता है। तो ये सजेशन के तौर पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। और कैरन ने जो है गाइस, इसने चैलेंज किया था इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस को लेकर, राइट, इंटरनल बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के टैक्सेस को लेकर। 2012 की रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ हमें देखने को मिला था यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत हम लोग को देखने को मिला था। फिर 2014 में इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट ने इस कंपनी से डिमांड करी कि 10,247 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर दो। फिर 2015 में क्रैन एनर्जी पीएलसी ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है वो शुरू कर दी, यानी कि इसने कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट 2015 में। और फिर 2015 से लेकर अभी तक ये केस चल रहा था और इसका परिणाम आपके सामने है। इतना कुछ रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, बस एक पता होना चाहिए। दो के बीच में केस चला था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ से रिलेटेड केस था, इंडियन गवर्नमेंट केस हार गई और अभी फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें फ्रीज कर दिया गया है और उससे उसको होता है ना, नीलाम करके जो है वो पैसे दे दिए जाएंगे क्रैन को, राइट। तो ये चीज है, बट इससे हमारी छवि को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है, राइट। तो ये चीज आप मीन्स में इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं अगर आ गया तो। अब देखो यहां पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यहां से उठाकर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे, पूछे जाएंगे। तो देखिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि 1899 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, स्टेट्स मतलब कि कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर कंट्रीज और कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट होते हैं इस प्रकार से, तो उसको रिजॉल्व करने का जो है वो इसका काम हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके डिसीजन, पॉइंट टू बी नोटेड, इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, मतलब कि जो भी ये अपने डिसीजन देती है, जिसको ये अवार्ड्स बोलती है, राइट, तो वो बाइंडिंग होते हैं सभी पार्टी के ऊपर और बिना डिले किए पार्टी को, यानी कि जैसे इंडिया को इसने बोल दिया कि पैसे भरो इस कंपनी को, तो इंडिया विदाउट डिले करे उसको पैसे देना चाहिए, राइट, यानी कि इसकी पार्टी जो है उसको विदाउट डिले किए हुए पैसे देने चाहिए, राइट। तो ये इसके अंदर हम लोग को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में देखने को मिलती है। और एक और चीज याद रख लेना, हेग कन्वेंशन 1899 के तहत इंडिया जो है वो इसकी पार्टी है, राइट।
परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की। तो गाइस देखिए यहाँ पर बात हो रही है WHO के प्री क्वालिफिकेशन या फिर इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के बारे में। तो EUL, तो इस टॉपिक को भी पहले कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस टॉपिक के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्री क्वालिफिकेशन या फिर इमरजेंसी यूज लिस्टिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है वैक्सीन कंपनी के लिए जो कि पूरे दुनिया भर में वैक्सीन का सप्लाई कर रही है, जैसे कि कोवैक्स हो गई या फिर इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट जो हम लोग को देखने को मिलती है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि WHO बहुत जल्द से जल्द जो है वो कंपनीज को, वैक्सीन कंपनीज को जो है जल्दी से जल्दी इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल कर ले, जिससे कि वो कंपनी जो है वो तेजी से मैन्युफैक्चरिंग करे और पूरे दुनिया भर में सप्लाई करना शुरू कर दे वैक्सीन का, जिसकी आज की डेट में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। 8 वैक्सीन जो है गाइस, इन्हें अभी तक मात्र 8 ही वैक्सीन को EUL जो है वो मिला है और बताया जा रहा है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बहुत ही जल्दी जो है वो EUL की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो ये WHO की EUL है क्या, इसको आइए समझते हैं। अब देखिए WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आपातकालीन उपयोग सूची क्या है, इमरजेंसी यूज लिस्ट क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है इमरजेंसी यूज लिस्ट, मतलब कि इस लिस्ट में दी गई चीजों को, इस लिस्ट में दी गए प्रोडक्ट को इमरजेंसी तौर पर उपयोग किया जा सकता है, राइट। तो WHO क्या करती है, रिस्क बेस्ड प्रोसीजर के आधार पर, मतलब कि रिस्क को देखती है कि बहुत सारी जैसे वैक्सीन हुई, अनलाइसेंस वैक्सीन हुई या फिर कोई मेडिकल प्रोसीजर हुआ या कोई डायग्नोस्टिक्स की चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें जब होती हैं, राइट, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जब सामने आते हैं, जैसे वैक्सीन का एग्जांपल ले लो, तो जैसे वैक्सीन है, तो वैक्सीन जो है अगर लग रहा है WHO ने आकलन किया, चेक किया और देखा कि हाँ रिस्क जो है वो इन पर्टिकुलर वैक्सीन के ऊपर कम है, राइट, या फिर इसके जो रिस्क है कंपैरेटिवली हमें देखने को मिल रहा है कि कम है, कि इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है, इससे ह्यूमन की हेल्थ को मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और ऐसे समय पर, जिस समय पर एक्चुअल कोई टेस्टेड वैक्सीन नहीं आई है, हालांकि ये सब वैक्सीन का भी टेस्ट होता है बट लॉन्ग टर्म टेस्टिंग इनकी नहीं हुई है, बट फिर भी इनको इन वैक्सीन को देना सेफ रहता है, जिससे कि लोग बाग जो है वो इन वैक्सीन का उपयोग करें इमरजेंसी के तौर पर। तो जब भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आती है और जो भी लोग अफेक्टेड होते हैं, तो उनको ये लिस्ट में मौजूद जो प्रोडक्ट्स जो लिखे होते हैं इसको दिया जा सकता है लोगों को। और इससे क्या होता है कि इससे उन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को बूस्ट कर दिया जाता है, मतलब कि और भी ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट्स WHO मार्क करती है, बोलती है कि हाँ ये सब वैक्सीन जो है उसका आप उपयोग कर सकते हो, ये सेफ है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब ये क्या करती है गाइस, ये जो इंटरेस्टेड यूनाइटेड नेशन की प्रोक्योरमेंट एजेंसी और मेंबर स्टेट होते हैं, यूनाइटेड नेशन की ऐसी एजेंसी जो कि वैक्सीन वगैरह को खरीदती है, प्रोक्योर करती है, तो उनको मदद करती है सही डिसीजन लेने के लिए कि किस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है उसका उपयोग करना है, राइट, और कितनी क्वांटिटी में रखना है, क्या सेफ्टी उसकी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस डेटा उसका क्या है। तो ये सब निर्धारित जो है वो करती है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी और मेंबर स्टेट्स, और प्रोक्योर करते हैं फिर ऐसी वैक्सीन को जो कि इस लिस्ट के अंदर मौजूद होती है। मतलब आसान भाषा में कि जैसे कि इंडिया के केस में हम लोग इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की बात करते हैं कि कई सारी ऐसी वैक्सीन होती हैं या कई सारे ऐसी दवाइयां होती हैं जिसका प्रॉपर टेस्ट हुआ नहीं होता, बट फिर भी इनिशियली जो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है कि इमरजेंसी के समय पर इसका आप उपयोग कर सकते हो, राइट। तो बात वही है बिल्कुल वैक्सीन के केस में, WHO के केस में इसकी ये लिस्ट हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है किसी प्रोडक्ट को इस लिस्ट में शामिल करने की? तो 3 प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि वैक्सीन हो गई, थेरापॉटिक्स हो गई, मतलब कि कोई मेडिकल प्रोसीजर हो गया, राइट, या फिर इन विट्रो डायग्नोसिस हो गई, राइट। तो ये 3 चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसमें से हर एक के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसके इवैल्यूएशन करने के बाद, यानी कि जिसका जांच पड़ताल, जिसका आकलन करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद जो है वो फिर शामिल किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क बेस्ड आधार पर कि कितना रिस्क क्या है उसको देखते हुए फिर किया जाता है। और कुछ क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल करना होता है। एक तो जो डिजीज होती है जिसके लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है, राइट, तो वो सीरियस और इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होना चाहिए, राइट। ऐसी डिजीज जिसमें कि इंसान की मौत होने की संभावना है, राइट। अगर ऐसी कोई डिजीज है तो उसमें इस प्रकार की इमरजेंसी मतलब यूज ऑथराइजेशन के लिए या इमरजेंसी यूज लिस्ट के अंदर मौजूद प्रोडक्ट्स को जो है वो शामिल कर लिया जाता है। क्योंकि बात बिल्कुल वही है ना कि अगर जब केस जो हो वो जीवन या मृत्यु का हो, राइट, केस यानी कि ऐसा केस हो कि अब इंसान की मौत होना जो है वो फिक्स है या हो सकती है, इंसान की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो उस केस को हैंडल करने के लिए इस प्रकार के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसी कोई बीमारी हो जिसके कारण महामारी आ सकती है,
पेंडेमिक आ सकती है, एपिडेमिक आ सकती है, एकदम तेजी से फैल सकती है ऐसी बीमारी। तो उस बीमारी के फैलने का जब खतरा बहुत ज्यादा होता है तो एक दूसरी कंडीशन होती है कि ऐसी पर्टिकुलर दवाइयों को, वैक्सीन को या प्रोसीजर्स को जो है वो अलाउ कर दिया जाता है, इस लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है इमरजेंसी उपयोग के लिए, है ना। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, ये सब असेसमेंट होते हैं जिनको देखने के बाद शामिल किया जाता है। और ऐसे किसी मतलब कोई बीमारी है उसके लिए कोई भी ऐसा कोई लाइसेंस प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट में उस बीमारी को ट्रीट करने का। तो ये सब चीजें देखने के बाद फिर ये प्रोडक्ट जो होते हैं, वैक्सीन हो गई, मेडिकल प्रोसीजर हो गया, इनको इंक्लूड कर दिया जाता है इस लिस्ट के अंदर। बात समझ में आई आपको? एंड जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो होते हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं होते उस बीमारी को खत्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, राइट, या आउटब्रेक को प्रिवेंट करने के लिए, तो हमें देखने को मिलता है कि ऐसी लिस्ट, यानी कि फिर ऐसे जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं उनको चूज किया जाता है इस लिस्ट के अंदर शामिल करने के लिए। और ऐसे प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंडर, मतलब कि जो कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए हैं, वो पूरी चीज देखी जाती है, तब अलाउ किया जाता है। जैसे कि मेडिसिन के केस में पूरे स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं कि प्रॉपर है तो है कि नहीं है। वैक्सीन के केस में प्रॉपर चीजें देखी जाती है कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुई है उस जगह पर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है कि नहीं किया, राइट। तो वो सब चीजें देखी जाती है। वेरियस साइंटिस्ट जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेक करते हैं, राइट, कि वो ठीक है कि नहीं है, उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा मेजर इन फ्यूचर भी। पूरी चीज चेक करने के बाद फिर अलाउ किया जाता है। और अगर बात होती है आईवीडीज की, मतलब कि इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स की, तो अब उस समय हम देखते हैं कि फंक्शनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर चेक किया जाता है कि वो कंप्लायंस है कि नहीं उसका पूरा, मतलब कि पूरे स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते समय। बात समझ में आई? आगे की बात, जो एप्लीकेंट जो होता है फिर क्या होता है कि वो वैलिडेशन करवाता है, वेरीफाई करवाता है, राइट, उस प्रोडक्ट को। अगर बात होती है आईवीडीज की, उसके बाद फिर कंप्लीट पूरी तरह से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद वो अप्लाई कर देता है डब्ल्यूएचओ के पास उस प्रोडक्ट के लाइसेंस के लिए, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। और जब तक कि उसका लाइसेंस नहीं आता तो इस बीच इमरजेंसी यूज के तौर पर उस प्रोडक्ट को अप्रूव कर सकती है डब्ल्यूएचओ, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बट हालांकि इतना डिटेल में एज सच आता नहीं है, बट फिर भी एक टॉपिक था तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको एक जानकारी दे दूंगी। जानकारी होना तो अच्छा रहता है, बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इमरजेंसी यूज लिस्ट क्या होती है उसके मोटे मोटे कुछ चीजें आप लोग को बस पता होनी चाहिए। इतना डिटेल में नहीं पूछते कि क्या पूरा ओवरऑल प्रोसीजर है, बट हाँ फिर भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो यू शुड हैव सम नॉलेज, कि आपको नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज का, तरीके का वो भी। अब देखिएगा इस जीका वायरस की यहां पर बात हो रही है। पहली बात तो ये वायरस जो है वो ये वायरस किस पर्टिकुलर मॉस्किटो के काटने के कारण होता है, तो ये एडीज इजिप्टी, ये चीज आप ध्यान में रखना। एडीज इजिप्टी जो मच्छर है, मॉस्किटो है, उसको काटने से जीका वायरस होता है। और एडीज इजिप्टी के काटने से और भी प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, राइट, येलो फीवर हो गया। तो ये सब चीजें भी, ये सब बीमारी भी जो है वो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के काटने के कारण होती है। तो ये वाली चीज आप, पहला पॉइंट ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। युगांडा में पहली बार मंकी, एक बंदर को 1947 में हुआ था जीका वायरस, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। उसके बाद पहली बार बंदर को हुआ था, फिर 1952 में ह्यूमंस को, आदमियों को जो है, इंसानों को, ह्यूमन को वायरस जो है वो देखने को मिला। तो पहली बार ये वायरस हुआ था मॉस्किटो से, मंकी में, बंदर में गया। फिर 1952 में ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हुआ ह्यूमंस में पहली बार, और ये सबसे पहली बार तंजानिया और युगांडा में हुआ। और तंजानिया और युगांडा की लोकेशन जो है वो आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए। ये तंजानिया और युगांडा की लोकेशन, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैप आपको दिखाई दे रहा है अफ्रीका का। तो बताओ मुझे कि युगांडा कहाँ पर है। तो देखो आप, ये इधर केन्या दिखाई दे रहा है आपको, केन्या देखो आप, केन्या के जस्ट बगल में आप देखेंगे आपको युगांडा दिखाई देगा। यहीं पर ही एक लेक विक्टोरिया भी हमें देखने को मिलती है। इसके आसपास की कंट्रीज जो है वो आप देख लो, कौन सी कंट्रीज हैं इसके आसपास, और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ मुझे युगांडा कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। और आप देखो अफ्रीका को गौर से अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन तीनों चीजों को जो है वो, यानी कि एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट हम लोग को देखने को मिलता है जो कि इन तीनों मतलब लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस को जो है वो इसमें हमें देखने को मिलता है। और वैसे तो आप लोग को पता होना चाहिए गाइस कि ये लाइंस नहीं होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये सर्कल होता है। और अगली बार से आप इसको लाइन ना बोलें, आप इसको बोले सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर्कल है, इट इज नॉट अ लाइन, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप क्लियर रखना, क्योंकि पूरी ग्लोब पर ऐसे गोल घूमती है ना ये वाली लाइन। और बाकी फिर ये वाली चीज जो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ये वाली चीज, ये सीधी जो आती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये
ये वाली लॉन्जिट्यूड, राइट, एक लैटिट्यूड होती है, तो लैटिट्यूड ये तीनों है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। और ये वाली जो चीज होती है, सीधे वाली जो चीज हम लोग को देखने को मिलती है ये, राइट, जिससे कि एक कंट्री का टाइम जोन जो है वो डिसाइड किया जाता है, तो ये लॉन्जिट्यूड हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या है, ये सेमी सर्कल है, तो इसको भी आप लाइन ना लिखें, और अगर एग्जाम में प्रीलिम्स में लाइन वगैरह लिखा हो तो उसको आप मार्क रॉन्ग करें। और अभी मैं आप लोग की ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहा हूँ, वो रेगुलर बेसिस पर तो क्लासेस आ नहीं पाती क्योंकि बिजी शेड्यूल है उसके कारण, बट जैसी क्लास आती है मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो उसमें आपको पढ़ा भी रहा हूँ मैं टेलीग्राम पर ज्योग्राफी, राइट। बट उसका रेगुलरिटी अभी है नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे टास्क में भी उलझा हुआ हूँ। जैसे ही कुछ टास्क का लोड मेरे पास कम होगा तो फिर क्लासेस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगी, राइट। अब देखो, एक ही इंसान हूँ, बहुत मल्टीपल टास्क करने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट आपका करंट अफेयर्स जो डोमेन है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी जो आप पेड क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो आपको बताया हुआ है कि प्रीलिम से पहले पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, तो वो हमारी तरफ से कमिटमेंट है, वो हम लोग जो है वो पूरा करेंगे ही करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम से पहले सितंबर मिड तक तो आपको पूरा कोर्स आपके हाथ में है, और आप रिवीजन बस जरूर करते जाइए, जितनी भी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं पेड कोर्सेज के अंदर उसके आप रिवीजन भी करते जाइए, राइट, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। चलो एनीवेज, और दूसरी चीज मैं आपको क्या बता रहा था, एक तो युगांडा हो गया, और उसी के ही आप पास में देखेंगे तो आपको तंजानिया भी दिखाई देगा। तो युगांडा और तंजानिया, यहाँ पर हम लोग को पहले केसेस ह्यूमंस के देखने को मिले थे, और युगांडा में पहली बार इसका जीका का बंदर का केस जो है वो सामने आया था 1947 में, बंदर को हुआ था जीका वायरस। और ये जीका वायरस देखो, पहले मॉस्किटो से बंदर को गया, बंदर से ह्यूमंस में आया, और मॉस्किटो से ह्यूमंस में भी जाता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसका ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये क्लैरिटी रखो बस आप। और इसका ना कोई ट्रीटमेंट है, ना कोई इसकी वैक्सीन हमें देखने को मिलती है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो बुखार आ जाना, राइट, पेन, जॉइंट पेन्स वगैरह होना, तो इस प्रकार की चक्कर वगैरह आना, अच्छा नहीं लगना, राइट। तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और अभी क्या देखने को मिला है, केरला के अंदर जीका वायरस के केसेस सामने आए हैं, और इसी को देखते हुए कर्नाटका ने एक गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी। अब देखिए, आप केरला के बगल में ही हम लोग को कर्नाटका दिखाई देती है, केरला कर्नाटका के साथ, तमिलनाडु के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है। ये कर्नाटका हमें देखने को मिल रही है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, राइट। तो इस तरीके से आपको मैप की भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। तो इसको लेकर ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। और जीका वायरस के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ही ली है कि ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज हम लोग को देखने को मिलते हैं एडीज जीनस के, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, ये डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर भी फैलाते हैं। यूजुअली ये दिन के समय पर काटते हैं, और बताया जाता है कि अर्ली मॉर्निंग या फिर लेटर आफ्टरनून, यानी कि दिन के समय पे, उजाले के समय पे ये काटते हैं, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जाती है। और इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वो भी वायरस को स्प्रेड कर सकता है। प्रेग्नेंट महिला से वायरस फीटस तक भी जाता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में भी वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है। यानी कि अगर खून वगैरह किसी को चढ़ता है, और कोई इन्फेक्टेड पर्सन का खून किसी को चढ़ गया, या फिर ब्लड के प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं, राइट, तो वो सब अगर किसी को दे दिए तो उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू ये वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाता है। और ये वाली चीज मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। इसके अलावा जीका वायरस के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो माइल्ड से लेकर सीवियर हो जाते हैं, और जब अगर सीवियर होता है तो हॉस्पिटल ले जाना मैंडेटरी हो जाता है। फीवर हो गया, रैशेज हो गए, कंजक्टिवाइटिस हो गया, मसल और जॉइंट पेन हो गया, मेलाइज हम लोग को देखने को मिलता है। और मेलाइज मतलब कि बेचैनी सी लगना, अच्छा नहीं लगना, राइट, तो वाली चीज हेडेक हो गया, राइट। तो ये चीज है। और 2 से लेकर 7 दिन तक इसके सिम्टम जो है वो रहते हैं, और काफी सारे लोगों को कोई भी सिम्टम जो है वो नहीं होते हैं, जैसे कि आपको कोरोना वायरस के केसेस में भी देखने को मिलता है, सिम्टम वगैरह नहीं उभर कर आते हैं। इसका ना कोई ट्रीटमेंट है, ना कोई वैक्सीन है। WHO का कहना यह है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स लो, ग्लूकोज लो, पानी लो, यानी कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, राइट। तो ये चीज यहाँ पर कही जाती है। और पेन अगर हो रहा है तो पेन किलर ले लो, बुखार अगर आ रहा है तो बुखार की दवाई ले लो, जिससे कि जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये सब चीजें जीका वायरस से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया क्लियर कट, ये बस ध्यान में रखो। अब देखो, ये जो टॉपिक है सिडिशन का, ये टॉपिक भी पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सिडिशन जो है वो किस पर्टिकुलर आईपीसी के किस सेक्शन के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। सेक्शन 124A के अंदर सिडिशन कानून हमें देखने को मिलता है। सिडिशन, राइट, राजद्रोह कानून। और इस कानून का पहली बात तो मतलब इस कानून के तहत किनको सजा होती है, तो जो सरकार की तौहीन करता है, मतलब कि जो व्यक्ति लिख कर, बोल कर या किसी भी माध्यम से सरकार की तौहीन कर रहा है, बुरा भला कह रहा है सरकार को, या भड़का रहा है कुछ लोगों को सरकार के खिलाफ, राइट, तो और मतलब वही लैंग्वेजेस वगैरह का गलत उपयोग कर रहा है सरकार के लिए, इस प्रकार की चीजें, तो आप ये इसको सिंपल शब्दों में लिख सकते हो, सरकार की तौहीन करना। तो जो व्यक्ति ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। और या फिर
इंडिया के बारे में बुरा भला बोलना, तो ये सब चीजें भी इसमें शामिल है। और इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है, ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि सेडिशन की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है अभी रिसेंटली सेडिशन की डेफिनेशन, ऐसा कुछ अगर आ जाए तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। बट हाँ, ये चीज भी जरूर ध्यान में रखना जब आप रिवीजन करो तो एक बार इस टॉपिक में मार्क कर लो, एक बार इस, वैसे तो मैं आपको करंट अफेयर्स में बता ही दूंगा ऐसा कुछ होता है तो, फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लो कि इसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी आपको डेफिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि कुछ समय पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहल करी थी कि इसकी डेफिनेशन लेकर आओ, बट अभी तक तो लेकर नहीं आए हैं, बट आ सकती है प्रॉपर डेफिनेशन। तो इसलिए जब रिवीजन करो तो एक बार इस पर ध्यान दे देना। वैसे अगर आप रेगुलरली यहाँ पर फॉलो करते हैं तो मैं तो बता ही दूंगा आपको। और बाकी ये जो कानून है ये 1860 का कानून है, यानी कि ब्रिटिश कानून हमें देखने को मिलता है। 1860 के बाद चेंज ही नहीं हुआ, एज इट इज है। इसमें सजा जो मिलती है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सजा, यानी कि आजीवन कारावास की सजा जो है वो मिलती है, राइट, और फाइन भी जो है वो लगता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है सेडिशन कानून से रिलेटेड, जिसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। और भी डिटेल में भी बताने वाला हूं मैं आपको सेडिशन कानून से रिलेटेड। मतलब मैंने अभी कुछ ऐसी प्रैक्टिस भी करना शुरू किया है, जैसे आप लोग ने बताया था कि मैं इसमें पीडीएफ में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख देता हूं, तो उससे आपको काफी मदद मिलती है। तो आपसे ये प्रैक्टिस भी कर रहा हूं कि एक ही सिंगल पेज में पूरी चीज आपको बता दूं, जिससे कि आपके नोट्स जो होते हैं ना, यानी कि एक पेज में आपने पूरा रिवाइज कर लिया तो आपका रिवीजन भी हो जाए। इस प्रकार से मैं आपको, जब आप इसकी पीडीएफ जब आपके पास आए तो आप फटाफट जो है वो रिवाइज कर पाए, राइट। चलो, तो अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, पर फिर भी जान लो। तो सीनियर जर्नलिस्ट शशि कुमार, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है सेडिशन लॉ के अगेंस्ट ये चले गए हैं, राइट। इन्होंने कहा है कि सरकार सेडिशन कानून का उपयोग करती है जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, फिल्म मेकर, सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट, राइट, यानी कि जो भी सरकार की तौहीन करता, मतलब क्रिटिसाइज करता है, आप तौहीन नहीं, क्रिटिसाइज कह सकते हो आपकी, जो भी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचनाएं कर रहा है सरकार की, तो सरकार इस कानून का उपयोग करके उस सामने वाले व्यक्ति को जो है वो बंदी बना लेती है। तो ये चीज है हम लोग को देखने को मिलती है। और सरकार द्वारा महामारी की दूसरी लहर के दौरान शिकायतों को व्यक्त करने और चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच, उपकरण, दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मदद मांगने पर और सरकार की आलोचना करने पर जो आलोचक हैं, पत्रकार हैं, सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, नागरिक हैं, तो इनके खिलाफ राजद्रोह कानून का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि लोगों की आवाज को चुप कराने के लिए। तो बताओ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका राइट जो है, यानी कि इसका जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो हमें देखने को मिलता है, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के अंदर हमें देखने को मिलता है? लिख कर बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर। और ये देखो आप सेडिशन का ये पूरा टॉपिक। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि सेडिशन जो है वो आईपीसी के तहत आता है या फिर सीआरपीसी के तहत आता है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है सेडिशन के बारे में? तीन चीजों में से पहली एक चीज बताओ। दूसरी चीज बताओ कि चलो आपने लिख दिया होगा कि आईपीसी के अंदर आता है, फिर आप बताओ कि किस सेक्शन के अंदर आता है, बताओ। तो सेक्शन 124A, जिन भी स्टूडेंट्स ने लिखा है बहुत बढ़िया, सही तैयारी चल रही है, क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग कई बार जो है वो चर्चा कर चुके हैं, राइट। अब सेडिशन क्या होता है? तो सेक्शन 124A जो आईपीसी का है वो कहता है हुएवर, कोई भी व्यक्ति बाय वर्ड, शब्दों से, बोलकर, लिखकर, साइन दिखाकर, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, राइट, और या किसी भी वजह से अगर कुछ अटेम्प्ट करता है या करता है, राइट, हेटेड या फिर कंटेम्प्ट, यानी कि तौहीन करता है सरकार की, या फिर अटेम्प्ट करता है किसी भी प्रकार का, मतलब कि जैसे कि किसी भी दूसरे लोग जो है ना उसको उत्तेजित करने के लिए कि लोग बात जो है वो शामिल हो सरकार के खिलाफ, तो सरकार जो है वो क्या कर सकती है, इस कानून के थ्रू सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा दे सकती है, राइट, यानी कि आजीवन कारावास की सजा दे सकती है, और इवन फाइन भी इंपोज कर सकती है, और साथ ही साथ इम्प्रिजमेंट 3 सालों तक तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में जुर्माना भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये वाली चीज है, इस प्रकार की हम लोग को सेडिशन के कानून के अंदर देखने को मिलती है। और अभी आज की डेट में प्रॉपर डेफिनेशन की आवश्यकता है सेडिशन की। सेडिशन लॉ जो है कंट्रोवर्सी में आ गया है और काफी लंबे समय से ये कंट्रोवर्सी में है। ऑफन सरकार जो है उनको क्रिटिसाइज किया जाता है इस लॉ का उपयोग करने के लिए, राइट। जैसे कि काफी सारे जो वोकल क्रिटिक्स वगैरह जो होते हैं ना, जो सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट जो है जब बोलते हैं तो सरकार इस प्रकार से जो है वो उनका मुंह बंद करा देती है। इसलिए सेडिशन जो है गाइस, ये इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन बन गया है, राइट। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं ना, उसका जो प्रोविजन हम लोग को देखने को मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो उसके तहत जो है ये आने लगा है। बट
ये इसके मतलब सेडिशन के तहत एक कड़ी जो है वो सजा मिल जाती है। और उसके अलावा सजा तो छोड़ दो, आप देशद्रोही का टैग समझ रहे हो, किसी व्यक्ति को अगर सरकार ने दे दी ना तो देशद्रोही है, तो ना ही सिर्फ उस व्यक्ति को सजा मिलती है बल्कि उसका पूरा परिवार जो है वो भुगतता है। ऑब्वियस ही बात है, फैमिली के किसी मेंबर को अगर ऑनलाइन बोल दिया या फिर सरकार ने बोल दिया कि ये तो देशद्रोही, और आजू बाजू वालों सबको पता लग गया, तो जिस कॉलोनी में उसकी फैमिली रह रही है ना, उन लोग सर उठा के नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर। इस प्रकार से आते आते लोग बोलेंगे देखो देशद्रोही का परिवार जा रहा है। बात समझो गंभीरता से। तो इसलिए भी कई बार लोग बाग जब इस पर्टिकुलर कानून के थ्रू जो है वो फंस जाते हैं, राइट, सरकार जो है वो उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें फंसा देती है, तो वो सरकार ना सिर्फ उन्हें सजा देती है, उनकी पूरी फैमिली को सजा मिलती है, राइट। तो इस चीज पर भी आपको गंभीरता से विचार करना है और आपके मेंस में लिखना है ये सब चीजें। इस कानून को औपनिवेशक ब्रिटिश शासकों द्वारा, राइट, जो कॉलोनियल ब्रिटिश रूलर्स जो थे उनके द्वारा 1860 के दशक में लागू किया गया था। उस समय से लेकर आज तक ये कानून बहस का विषय रहा है, राइट। और महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी सहित और भी काफी सारे स्वतंत्रता आंदोलन के कई शीर्ष नेताओं पर राजद्रोह कानून के तहत मामले दर्ज किए गए, उनकी आवाज को दबाने के लिए। तो ब्रिटिशर्स जैसे लोगों की आवाज को दबाते थे, जो वोकलिस्ट थे उनकी आवाज को दबाते थे, वैसे ही कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि जो रूलिंग जो सरकार होती है वो भी जो है वो करती है, इस प्रकार से लोगों की आवाज दबाती है। महात्मा गांधी जी द्वारा इस कानून को नागरिक की स्वतंत्रता का हनन करने हेतु तैयार की गई भारतीय दंड संहिता की राजनीतिक धाराओं का राजकुमार बताया गया है। प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिजाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। तो ये चीज महात्मा गांधी जी, ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन के द्वारा ये चीज कही गई है इस कानून को लेकर, जिसके बारे में भी आपको, ये वाला अच्छी चीज है, अच्छा पॉइंट है। अगर ये आप मेंस के लिए नोट डाउन कर सकें तो आप बिल्कुल करिए इस पॉइंट को, राइट। इसके अलावा नेहरू जी ने इस कानून को अत्यधिक आपत्तिजनक और निंदनीय, हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड ऑब्नॉक्शियस बताते हुए कहा है कि हमारे द्वारा पारित किसी भी कानूनों प्रावधानों में से इसे कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने क्लियर बोला था कि should have no place in any body of laws that we might pass। हम जो भी कानून बनाएंगे उस कानून के अंदर ये सेडिशन का कानून नहीं आना चाहिए, राइट। और जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पालें उतना अच्छा है। द सूनर वी गेट रिड ऑफ इट द बेटर। तो देखो, इसके अलावा इस संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले, क्या जजमेंट्स हम लोग को देखने को मिले। तो केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य का जो मामला था 1962 का, तो आईपीसी की धारा 124A के तहत अपराधों से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ जो थी, मतलब कि 5 जज की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो हमें देखने को मिली थी, उन्होंने केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य मामले 1962 में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए थे, कुछ गाइडलाइन मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है वो मेंशन किए थे, राइट। तो अदालत ने फैसला सुनाया था कि सरकार के कार्यों की चाहे कितनी भी कड़े शब्दों में नापसंदगी व्यक्त की जाए, राइट, यदि उसकी वजह से हिंसक कृत्यों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होती है तो उसे दंडनीय नहीं माना जाएगा। क्लियर बोला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अगर, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार से सरकार के एक्शंस जो है उसकी आलोचना कर रहा है, मतलब व्यक्त कर रहा है कि सरकार जो है वो कितनी खराब पॉलिसी बना रही है, तो वर्ड्स के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, भले ही कितने भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हो चाहे, बट उससे अगर किसी भी प्रकार से पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब नहीं होता, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होता है, राइट, मतलब एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं होता, तो फिर वो पीनलाइज नहीं होगा, मतलब कि उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होगी, उस व्यक्ति के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक और मामला था 1995 का, बलवंत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का मामला। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्पष्ट किया कि केवल नारे लगाना इस मामले में, जैसे कि खालिस्तान जिंदाबाद, द्रोह नहीं है। मतलब कि खालिस्तान जिंदाबाद अगर कोई नारे लगा रहा है सिर्फ, तो उसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो देशद्रोह नहीं है। जाहिर है देशद्रोह कानून को गलत तरीके से समझा जा रहा है और असहमति को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, राइट। तो एविडेंटली सेडिशन लॉ जो है ये दोनों ही मिसअंडरस्टूड भी किया जा रहा है और मिसयूज भी किया जा रहा है, राइट। मतलब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है असहमति को दबाने के लिए, मजल करने के लिए डिसेंट को, कि सामने वाले
मतलब सरकार की कोई आलोचना ना करे। ठीक है, ये वाला पेज जो है वो एक रिपीट हो गया। अब देखिए डीलिमिटेशन कमीशन, इसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी होनी चाहिए डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। बट पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक डीलिमिटेशन कमीशन का जम्मू एंड कश्मीर का हमें क्यों देखने को मिल रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन ने कहा है, राइट, इनके अनुसार ये कहा गया है कि इनकी जो अंतिम रिपोर्ट जो बनाई जा रही है, तैयार की जा रही है, ये 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें भौगोलिक स्थिति यानी कि जो हम लोग को टोपोग्राफी देखने को मिलती है, दुर्गम इलाके, डिफिकल्ट टेरेन, राइट, और वर्तमान में जारी परिसीमन प्रक्रिया, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हेतु संचार यानी कि कम्युनिकेशन के साधनों और उपलब्ध सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि इस डीलिमिटेशन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह जो बनाएगा, लिमिट जो है वो डिसाइड करेगा, मतलब कि एरिया डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो वो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर करेगा, राइट। तो ये चीज इसने बताई है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पर। ये इंडिया की बात नहीं हो रही, जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है। इंडिया के बारे में अभी बात करेंगे, पूरा प्रॉपर डीलिमिटेशन कमीशन के टॉपिक को देखने वाले हैं। तो देखो, पहली बार डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिली थी 1951 में हुई थी। डीलिमिटेशन कमेटी बैठी थी जिसने 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बनाई थी, 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार। और पहली फुल फ्लेज डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी 1981 में। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1995 में। 1981 के सेंसस के तहत रिपोर्ट इसने अपनी सबमिट करी थी और उसके बाद से कोई भी डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाई गई थी। फिर 2020 में डीलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और ये अभी काम कर रही है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। इसको काम दिया गया है कि जो यूनियन टेरिटरी है उसमें 7 और सीटें जोड़ी जाएंगी, राइट, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा इसमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और टोटल नंबर ऑफ सीट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो बढ़ा दी गई है, 83 से 90 जो है वो कर दी गई है, जैसे कि 7 सीट बढ़ाई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, राइट। और इसके अलावा 24 सीट भी रिजर्व करके रखी गई है पीओके के एरियाज के लिए, जो कि अभी तक वेकेंट हम लोग को नजर आ रही है, राइट, वेकेंट खाली है अभी है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बट ये आइडिया होना चाहिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक का एक आइडिया होना चाहिए, करंट अफेयर्स के ये टॉपिक का आइडिया। बट मेन जो काम की चीज है वो आपके लिए स्टैटिक पोर्शन में डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में जानना है। तो ये लो सुनो डीलिमिटेशन कमीशन के टॉपिक को। गाइस, लोकसभा के अंदर टोटल कितनी सीट्स हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के अभी आंसर लिखकर बताइए। तो यस, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स लिखा होगा आंसर 545। हाँ ठीक है, 545 करेक्ट है आपका आंसर, बट आप जानते हैं कि 543+2 कहलाया जाता है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। और आपको शायद पता होगा कि अब से एंग्लो इंडियन जो है वो नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे, राइट, क्योंकि 2020 तक ही था एंग्लो इंडियन का समय, अब जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब कोई एंग्लो इंडियंस हम लोग को नहीं देखने को मिलेंगे नॉमिनेशन के तौर पर, राइट। तो इसी साल ही इस चीज के बारे में डिस्कशन हुआ था और अपन ने बात भी करी थी इसके बारे में पहले। बट अभी जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर बात करते हैं पहले, राइट, फिर उसके बाद इस डीलिमिटेशन के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो हमारी कंट्री के अंदर ये लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों बनाई जाती है, राइट, जिससे कि जो लोकसभा की जो टोटल सीट है, जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हो, ये पूरी फोटो, इस पूरी फोटो में आपको ये अलग अलग ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे से आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ये टोटल ब्लॉक्स जो है वो है 543, टोटल ब्लॉक्स 543। हर एक ब्लॉक से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुना जाता है, यानी कि आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक कैंडिडेट को चुनते हैं, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देते हैं, और फिर जब वो जीत जाते हैं तो फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर लोकसभा में आपको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही तो लोकसभा में होते हैं जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, और ये सब कहां से आते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर आते हैं, राइट। तो लोकसभा के अंदर इसलिए तो हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा क्यों बोला जाता है, क्योंकि लोग बाग उनको इलेक्ट करते हैं और लोगों के बिहाफ में जो है वो वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, राइट, लोगों के जो हित की बात वहां पर करते हैं, यानी कि जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस चीज की डिमांड है, जो भी चीज है, तो उसके बारे में वहां पर वो खड़े होते हैं, बात करते हैं लोकसभा के अंदर। तो ये डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट टूल हम लोग को देखने को मिलता है, इसके बारे में आप जानते ही हैं, राइट। तो इसलिए कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, लोगों के पास होती है, क्योंकि लोग ही चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बिहाफ में जो है वो उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने का काम करते हैं, लोगों की नीड्स फुलफिल डिमांड को, राइट। तो ये चीज हम लोग को हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है किसके आधार पर बनाई जाती है, एक तो देखो इंडिया के अंदर आपको ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिख रही है ना, पूरी इक्वल है,
अब आप बोलोगे सर इक्वल कैसे है, यहाँ पे तो बड़ी दिख रही है, यहाँ पे भी बड़ी दिख रही है, यहाँ पे तो बिल्कुल छोटी छोटी दिख रही है। देखो गाइस, इनको कैलकुलेट किया गया है पॉपुलेशन के आधार पर। इसका अंदाजा आप सिंपल इस जगह को देखकर लगा सकते हो। ये रेगिस्तान का क्षेत्र है, ये बड़ा एरिया है, ये छोटा एरिया है, राइट। अगर एरिया के बेसिस पर अगर डिवीजन होता तो ऑब्वियस ही बात है कि हर जगह इतने छोटे छोटे से या फिर हर जगह इक्वल साइज की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती एरिया वाइज, बट ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि पब्लिक ही तो चुनती है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कि उनके बिहाफ में कौन जो है वो उनके राइट्स के बारे में बात करेंगे, राइट, उनकी डिमांड के बारे में बात करेंगे, तो वो पॉपुलेशन ही चुनती है। तो इसलिए आप यहाँ पर ये रेगिस्तान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। वहीं अगर आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली में तो दिख ही नहीं रहा होगा, इतना छोटा आपको दिखाई दे रहा है ये, राइट। ये इसलिए होता है क्योंकि इक्वल यानी कि पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी इस प्रकार की बनाई जाती है कि हर जगह की पॉपुलेशन जो है वो इक्वल तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, राइट। जैसे कि इतने बड़े एरिया के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और इतने से एरिया के लिए, जो तो यहां पर आपको दिखाई नहीं दिया जा रहा है, यहां पर देखिए, इतने से एरिया के लिए एक। वो क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन यहां पर ज्यादा है, यहां पर पॉपुलेशन कम है, इसलिए पॉपुलेशन के साथ जो है ये चीज पॉपुलेशन को देखकर बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और किस एरिया के अंदर हम लोग को कितनी जो है वो बनानी है कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसकी चलते वहां पर रहने वाली जो जनता है वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन ले, राइट। तो ये चीज होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो बनाने की पूरी प्रोसेस होती है वही डिलिमिटेशन की प्रोसेस कहलाई जाती है। तो देखो, मैं आपको डिलिमिटेशन की पहले थ्योरी बता देता हूं, आपको पूरी चीज तो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। तो देखो, डिलिमिटेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू बाउंड्रीज या लिमिट्स एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, एक राज्य के अंदर कितनी होनी चाहिए उसको डिसाइड किया जाता है, राइट। और जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है स्टेट के अंदर, तो उस चीज को डिसाइड किया जाता है। और ये एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करता है? डिलिमिटेशन यानी कि कौन इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं? तो एक हाईली पावरफुल कमीशन बनाता है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और इसको डिलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन के नाम से अपन जानते हैं। और इतनी ज्यादा पावरफुल बॉडी होती है ये कि आप इसके द्वारा ये जो ऑर्डर पास करती है ना, तो आप इसके ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट में इसके ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इतनी पावरफुल ये बॉडी होती है, और इसके ऑर्डर कानून का काम करते हैं। यानी कि जो पावर होती है ना, एक बार जब पार्लियामेंट के अंदर से कानून बन जाता है, यानी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस कानून बिल पर असेंट दे देते हैं और वो कानून बन जाता है, और कानून जो होता है वो उसकी पावर कितनी ज्यादा होती है, यानी कि उसको आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते, कोई भी इंसान जो है वो कानून के परे नहीं जा सकता। वैसे ही ये ऑर्डर कानून का ही रोल प्ले करता है, फोर्स ऑफ लॉ का इसका नेचर होता है इसके ऑर्डर का, राइट। और ऐसे कमीशन अभी तक हमारी कंट्री में सिर्फ 4 बार ही बनाए गए हैं। ईयर्स याद रखना, 1952 ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 आया था, उसके तहत बनाया गया था। 1963 में बनाया गया था डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962 के तहत। 1973 में बनाया गया था डिलिमिटेशन एक्ट 1972 के तहत, और आखिरी जो अभी बनाया ना 2002 में बनाया गया था डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत। और कमीशन के ऑर्डर जो है वो लागू होते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट की स्पेसिफाइड डेट तक, यानी कि जो भी डेट ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि इनके ऑर्डर इतने दिनों तक या इस डेट तक लागू होंगे, तो वो उस डेट तक लागू होते हैं। यानी कि अपना ऑर्डर तो पास कर लेती है, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट डेट स्पेसिफाई करते हैं कि कब तक डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर जो है वो लागू रहेंगे, राइट। इसके अलावा इनकी कॉपीज दे दी जाती है लोकसभा के अंदर, राइट, और कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये दे दी जाती है कॉपीज वगैरह की इतनी इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस राज्य में या इस जगह पर होगी, राइट। बट इस पर लोकसभा कोई भी मॉडिफिकेशन डिमांड नहीं कर सकती और ना उसको परमिशन दी जाएगी। तो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी, बस समाज मतलब दे दी जाती, रख दी जाती कि ये है, ये फाइनल ऑर्डर है, इसको फॉलो करना, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है। तो ये चीज है, आप देखिए कितनी पावरफुल बॉडी है। और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया गया है, और इसमें 3 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिले थे, जिसमें एक मेंबर जो इसके चेयरमैन के तौर पर थे वो या तो सर्विंग जज या रिटायर्ड जज के तौर पर हम लोग को देखने को मिलते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, और या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेटेड जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक्स एफिशियो मेंबर के तौर पर यहां पर नजर आते हैं। तो 3 मेंबर की ये टोटल बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि हमारे जो लेट ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी हम लोग को देखने को मिले थे, तो इनका प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन इसके द्वारा एक पेपर रिलीज किया गया है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर, और उन्होंने सजेशन दिया है
कि अगला डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज यानी कि इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की एक्सरसाइज 2031 सेंसस के बिहाफ में होनी चाहिए। अभी जो एक्सरसाइज कौन से सेंसस के बिहाफ पे हम लोग को देखने को मिलती है, तो अभी की एक्सरसाइज 2001 सेंसस के बिहाफ पर देखने को मिलती है, क्योंकि आखिरी जो डीलिमिटेशन कमीशन था वो कब बनाया गया था, 2002 में बना था। तो इससे याद रखना कि 2001 के सेंसस के बिहाफ पर अभी जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी देखते हैं ना, तो उसकी एक्सरसाइज मतलब वो चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह। और ये इन्होंने कहा है कि 2031 सेंसस के बेसिस पर बनाया जाना चाहिए नई कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगली कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करना चाहिए जिसमें राज्यों को और छोटा जो है वो बनाना चाहिए। तो ये चीज यहां पर बताई गई। तो इनके इस पेपर के द्वारा, ये प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन के एक पेपर जो रिलीज हुआ है उसके द्वारा ये चीज बताई गई है। और 84th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था सन 2002 में, उस 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत फ्रीज कर दिया गया था कि डीलिमिटेशन लोकसभा का और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का पहला जो सेंसस होगा 2026 का, उसके बाद होगा, राइट। यानी कि फ्रीज कर दिया गया था कि ये जब आया था ना 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो वहां पर बोल दिया था कि अब कोई डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनेगी, अब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं होगी कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है वो बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जो होगा वो 2026 के सेंसस के बाद होगा, राइट, 2026 के बाद होगा जो भी पहला सेंसस आता है। तो 2026 के बाद जो पहला सेंसस आएगा वो 2031 का ही हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट, क्योंकि हर 10 साल में हम लोग को सेंसस देखने को मिलता है। अभी 2021 का आएगा। आगे की बात करें कि जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स और स्टेट असेंबली की सीट्स जो है उसको भी फ्रोज कर दिया गया था, राइट, उसको भी सीट्स भी बढ़ाई नहीं जाएंगी। और वो 1971 सेंसस के बेसिस पर उसको फ्रोज कर दिया गया था, यानी कि उसको रोक दिया गया था कि अब सीट्स भी जो है वो बढ़ाई नहीं जाएंगी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा, उसके थ्रू ये चीज डिसाइड हुई थी, ये दो चीज। और गाइस आज की डेट में क्यों आवश्यकता है कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट करे। तो देखो क्या हुआ था कि मैंने जैसे भी आपको बताया, आपको दोबारा से रिवाइज करवाता हूं कि 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग फ्रीज कर दिया गया था कि लोकसभा की सीट्स, स्टेट असेंबली की सीट्स बढ़ेंगी नहीं, राइट। बट वो 1971 की बात थी और 50 साल हो चुके हैं 1971 को, और इन 50 सालों में हमारी पॉपुलेशन 50 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ हो गई है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारी कंट्री में देखने को मिलता है तो उसमें परेशानियां आ रही हैं, राइट राइट, यानी कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा जो है वो माना जा रहा है। तो इसीलिए आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है इसको रिकंसिडर करने की और नई डीलिमिटेशन कमीशन अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट करे, उसकी आवश्यकता है। तो ये चीज है। तो अपन ने देख लिया पूरा डीलिमिटेशन का टॉपिक डिटेल में, और आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक आइडिया भी मिल गया, काफी कुछ फैक्चुअल डेटा भी मिला है, राइट। अच्छा, एक और चीज गाइस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 82 जो है वो किससे रिलेटेड है। तो देखो डीलिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड ही आर्टिकल 82 है, और आर्टिकल 170 भी डीलिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड ही हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 82 जो है गाइस, इसके तहत पार्लियामेंट जो है वो लागू करती है डीलिमिटेशन एक्ट हर एक सेंसस के बाद। अब 2026 के बाद ही पार्लियामेंट जो है वो लागू करेगी, क्योंकि उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। अभी जो है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जानकारी दी इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखते हैं कि आपको कितना याद है। तो आप मुझे बताओ कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसके तहत जो है वो फ्रीज कर दिया गया था, जिसके तहत जो है वो कह दिया गया था कि अब पहला सेंसस जो होगा वो 2026 के बाद जो भी होगा तो उसके आधार पर डीलिमिटेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसकी आपको जानकारी दी है। और आर्टिकल 170 क्या कहता है, तो स्टेट जो है, राज्य जो है, इन्हें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाएगा डीलिमिटेशन एक्ट के तहत हर एक सेंसस के बाद। बट अभी ये फ्रीज कर दिया गया है। 2026 के बाद जो सेंसस होगा 2031 में, तो उसके तहत हमें देखने को मिलेगा कि उसके बाद जो है वो डीलिमिटेशन तैयार किया जाएगा। तो ये थी गाइस पूरी ओवरऑल जानकारी, जिसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ पेपर 2 के टॉपिक्स खत्म होते हैं। अब पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो ये जो टॉपिक है, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक का, ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपको सिंपल सादी चीज ये पता होनी चाहिए, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो है, इनका एक अभी हम लोग को ये देखने को मिल रहा है पोर्टल, एक वेबसाइट इनकी हमें देखने को मिल रही है, राइट। अब ये क्या कर रहे हैं, ये रियल टाइम प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन, रियल टाइम यानी कि जो प्रॉपर्टी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वहां पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराएगा ये पोर्टल, जिससे कि इन्वेस्टर्स को मदद मिलेगी। जो निवेशक होते हैं, जो प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करते हैं, दूर दराज की प्रॉपर्टी में, रिमोट एरियाज की प्रॉपर्टी में, तो उनको काफी मदद मिलने वाली। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। जीआईएस बेस्ड पोर्टल जो है
सभी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि कनेक्टिविटी, वहां पर रोड है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, नेचुरल रिसोर्स कैसे हैं, टेरेन मतलब कि वहां का जोग्राफिकल लोकेशन कैसा है, प्लॉट लेवल इंफॉर्मेशन, वेकेंट प्लॉट की यानी कि जो खाली प्लॉट है यानी कि उस पर कोई बिल्डिंग नहीं बनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन, क्या एक्टिविटी चल रही है उसकी इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये पूरी चीज एक ही सिंगल पोर्टल में लाई जा रही है। और ये काम करेगी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तौर पर इन्वेस्टर के लिए कि इन्वेस्टर डिसीजन ले सकें कि कहां पर उनको कितनी जमीन में इन्वेस्टमेंट करना है और रियल टाइम बेसिस पर उनके पास पूरी सामने इंफॉर्मेशन रहे, वो कंट्री के कहीं पर भी मौजूद हो तो उनको ये इंफॉर्मेशन मिल सके। और आज की डेट में IILB जो है वो लगभग 4000 इंडस्ट्रियल पार्क को कवर कर रहा है 5 लाख हेक्टेयर एरिया की जमीन में। और ये किसके अंडर काम करती है, ये यहां से क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा जा सकता है। तो इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो है IILB जो है वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर जो है वो हमें देखने को मिल रही है, राइट। और इसमें 17 जो स्टेट्स हैं, 17 राज्य जो हैं, उनके GIS सिस्टम के आधार पर इसका रिकॉर्ड जो है वो बनाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी दिसंबर 2021 तक पूरे इंडिया के सभी राज्यों को जो है वो इस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि हर एरिया की प्रॉपर्टी की जो लोकेशंस है वो इन्वेस्टर्स तक जो है वो प्रोवाइड की जा सके और रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके प्रॉपर्टी की। तो ये कुछ चीजें हैं, बस इतनी सी चीज आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट था। अब देखिए हिमालयन याक की हम लोग बात करें, पहली बात तो ये जान लो कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, यानी कि दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है जिसमें याक जो है ना, ये याक आपको दिखाई दे रही है, ये याक हम लोग को देखने को मिल रही है, हिमालयन याक, इसका इंश्योरेंस करवाया जा रहा है। और आपको पता है कि इस इंश्योरेंस करवाने का मतलब क्या है कि इसके जो चरवाह होते हैं, राइट, जो इसको मतलब पालते हैं, तो अगर इसको कुछ होता है तो इनके चरवाह को जो है वो मिल जाए, कंपनसेशन मिल जाए, पैसे वगैरह मिल जाए, राइट। तो इसको लेकर इंश्योरेंस ही हमें देखने को मिल रहा है। इस याक की थोड़ी खासियत के बारे में मैं आपको बताऊं तो 80 डिग्री -80 डिग्री सेल्सियस में ये सर्वाइव कर सकता है, इनकी बेहद ठंडी वाले इलाके में सर्वाइव करने की इसकी क्षमता है याक की, राइट। और कौन सी कम्युनिटी है जो कि याक को चराने वाली देखने को मिलती है, यानी कि इनके चरवाहा जो है वो कौन सी कम्युनिटी के हैं, तो चंगपास कम्युनिटी और दोगपास, तो ये दोनों कम्युनिटी का नाम याद रखना। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है ये कम्युनिटी कहां पर देखने को मिल जाती है, तो लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के एरिया में एक कम्युनिटी हमें दिखती है और जो कि इस याक को जो है वो पालती हैं, चराती हैं, राइट। और IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में ये हिमालयन याक हम लोग को देखने को मिलता है। तो सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो NRCY जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, टाई अप कर लिया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ अपने लाइव स्टॉक को इंश्योर करने के लिए। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो याक के ओनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, जैसे कि कोई भी रिस्क आता है, वेदर कलामिटी को लेकर, किसी भी बीमारी को लेकर, इस याक को कुछ बीमारी हो गई या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो गया याक को ले जाते समय रास्ते में, या फिर कोई सर्जरी हुई जिसमें मर गया वो, राइट, या फिर कुछ ऐसी कुछ भी चीज है, स्ट्राइक हुआ, दंगे वगैरह हो गए, राइट, जिसमें इस याक को कुछ हुआ या फिर इसका धंधा पानी नहीं हो पा रहा है याक के ओनर का, तो उसको जो है वो कुछ कंपनसेशन मिल जाए, राइट, इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। तो इसको लेकर ये पॉलिसी आपसे मेनली पूछा है कि अभी इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक तो नहीं पूछेंगे, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि आप बताओ कि इन फलाना ऑप्शन में से किस पर्टिकुलर प्रजाति का भी इंश्योरेंस हुआ है हाल ही में, तो याक आपको पता होना चाहिए, हिमालयन याक, राइट। इसको लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। आप ओनर को क्या करना पड़ेगा, ओनर को चिन्ह लगाना पड़ेगा अपने याक में, ईयर टैग करना पड़ेगा, राइट, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देनी होगी उसको कि उसके याक की, उसके पशु की, राइट, उसका बीमा कराने के लिए। तो ये वाली चीज है। और हिमालयन याक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में ये रह सकते हैं, -40 डिग्री है, ठीक है। तो इसको जो है वो करेक्ट कर लीजिए आप, आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया, राइट, गलत हो गया एक डेटा, तो -40 है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कम्युनिटी जो है वो इनको चराती है, तो ये चंगपास और दोगपास ये कम्युनिटी लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश की हमें देखने को मिलती है। और IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग वल्नरेबल कैटेगरी में ये पशु आता है। इसकी प्रजाति जो है वो बहुत तेजी से गिरी है, 24.7% की इसकी गिरावट जो है वो देखने को मिली है याक की 2012 और 19 के बीच में। इसके अलावा याक जो है वो आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड में भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए।
अब देखो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, इस टॉपिक को भी पहले हम लोग कवर कर चुके हैं। इस पर एक वीडियो जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक आपको व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी का एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। हालांकि ये पहले अपन कवर कर चुके हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट नए नए जुड़े हैं, राइट। तो आपको एक सेपरेट वीडियो दे दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम की एक लिंक आपको मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, राइट। आपको मुश्किल से आज शाम तक ही दे दूंगा मैं, आज शाम तक एक सेपरेट वीडियो उसको बना के दे दूंगा आपको, राइट। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कवर कर लिया, मेरे ख्याल से शायद पिछले महीने हमने इस टॉपिक को कवर किया था, पिछले महीने या फिर मई में हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया था, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को। तो आप अपनी मैगजीन से रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए व्हाट्सएप ने अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट को कहा है कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता तब तक वो अपने जो यूजर्स हैं उनको व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसको चुनने के लिए बाध्य नहीं करेगी, राइट। तो फेसबुक और व्हाट्सएप की अभी एक सुनवाई चल रही है, राइट, कोर्ट में। सुनवाई किससे रिलेटेड है? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर पास किया था कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसके खिलाफ एक जांच जो है वो शुरू की जाए। तो इसी जांच को रोकने के लिए जो है वो इन्होंने अपील जो है वो करी है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट। और व्हाट्सएप जो है गाइस, इसको पूरे दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, क्योंकि ये अपना डेटा जो है वो शेयर कर रही है पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ। तो वो डेटा शेयरिंग प्राइवेसी का एक मामला, एक इशू हम लोग को सामने नजर आ रहा है। और जैसे कि व्हाट्सएप हमें देखने को मिलती है कि वो मेंटेन करती है कि इसके मैसेज, यानी कि लिखा हुआ आता है ना व्हाट्सएप में कि इसके मैसेजेस जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, और ना ही व्हाट्सएप और ना ही फेसबुक किसी के भी प्राइवेट मैसेजेस जो है वो देख सकती है व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर, राइट। तो ये एक बड़ी वाली चिंता वाली बात भी एक बताई जा रही है कि इस प्रकार से अगर ये डेटा शेयर करेगी तो कहां से फिर ये प्राइवेसी हुई, कहां से ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन हुआ। तो ये वाली एक चीज यहां पर बताई जा रही है। और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की हम लोग बात करें तो यहां पर ये वाली चीज भी आपको समझना जरूरी है, निजी डेटा संरक्षण विधेयक। तो ये बिल जो है गाइस अभी अंडर कंसिडरेशन है, मतलब कि अभी ये बिल जो है उस पर विचार किया जा रहा है। इस बिल के तहत जो इंडिविजुअल का डेटा है, यानी कि एक व्यक्ति का जो डेटा है उसका उपयोग कहां पर किया जाएगा, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। यानी कि कुल मिलाकर लोगों की जो प्राइवेसी है, पर्सनल डेटा जो है उसको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है, राइट, उनको संरक्षण प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है, जो कि इसके नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, राइट। और कंपनीज वगैरह जो होती हैं जो सिक्योरिटी सेफगार्ड मेंटेन करती हैं, राइट, वैसे तो, और जो नहीं करेंगी उन्हें करना पड़ेगा इस बिल को लाने के बाद, क्योंकि ये बिल यही कहता है कि कंपनी को अपनी एक सिक्योरिटी सेफगार्ड करना पड़ेगा, लोगों के पर्सनल डेटा को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कोई भी कंपनी किसी के डेटा वगैरह मांगती है तो उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मा जो है, जिम्मेदारी जो है वो उसी कंपनी की होगी, राइट, और फुलफिल करेगी वो डेटा प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशंस को, ट्रांसपेरेंसी रखेगी, अकाउंटेबिलिटी मेजर्स उसको रखने पड़ेंगे, राइट। और बिल, देखो ये बिल है गाइस। अब मैं आपको बता दूं, पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, प्रीलिम्स में कभी भी आपसे बिल वगैरह के बारे में चीजें नहीं पूछी जाएगी। वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना बिल के बारे में नहीं पूछा जाता, क्योंकि बिल जो होता है ना वो चेंज होने की उसकी संभावना रहती है, राइट, क्योंकि वो पास नहीं हुआ होता, तो पास नहीं हुआ होता तो वो चेंज हो जाता है कई बार, राइट। और सिविल सर्विसेज जैसे जो एग्जाम होते हैं वो आपसे बिल वगैरह से में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, राइट। बट फिर भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर पूछ लिया जाए तो भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, राइट। बाकी ये टॉपिक जो है वो आपके मेंस में उपयोग करने के लायक है, राइट, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में है, और इससे रिलेटेड आपको तो पॉइंट्स बनाते हुए चलने चाहिए कि जो भी चीज जहां से भी अच्छी मिल रही है आपको, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड, आप लिखते चलो, पॉइंट बाय पॉइंट एक पेज पर बनाते चलो। तो देखो बिल जो है ये यूजर को राइट प्रोवाइड कराएगा, अधिकार देगा कि जो भी कंपनी के साथ वो अटैच होता है, यानी कि जैसे कि मैं हूं, मैंने अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया और अगर मैं चाह रहा हूं कि व्हाट्सएप मेरा कोई भी डेटा अपने पास ना रखे, तो मेरे कंसेंट की आवश्यकता होगी, यानी कि मेरी सहमति की आवश्यकता होगी। यानी कि व्हाट्सएप अगर कोई भी डेटा मेरा रखना चाह रही है, या कोई भी कंपनी XYZ जिसके साथ मैं अपना डेटा शेयर कर रहा हूं, तो मेरे पास अधिकार होना चाहिए कि मेरे कहने पर वो डेटा वहां से पूरी तरह से समाप्त हो जाए, डिलीट हो जाए, राइट। तो ये चीज है। एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल रेगुलेटर, जिसको नाम दिया जा रहा है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये बनाने की बात कर रहा है ये बिल। और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी मॉनिटर करेगी, रेगुलेट करेगी डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी को, कि कोई कंपनी प्रॉपर तरीके से डेटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि नहीं, मतलब कि वो सही ठीक तरीके से जो बिल में जो मौजूद टर्म्स है, कंडीशंस है, कंप्लायंस है, उसको वो कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। तो इस चीज को जो है वो देखेगी ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, राइट। और साथ ही साथ ये बिल जो है वो क्यों लाया गया, तो अगस्त 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इससे रिलेटेड तो पहले भी क्वेश्चन सिविल सर्विसेज पूछ चुकी है। और कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि प्रिवेसी, एक पर्सनल डेटा की प्रिवेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। तो लोगों के काफी सारी मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी, लोग अपने बहुत सारे पर्सनल डेटा रखते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपने पासवर्ड्स वगैरह भी जो है वो उसके अंदर रख देते हैं फोन वगैरह में, जो कि सही प्रैक्टिस नहीं है। आप जो है वो पासवर्ड वगैरह एक फिजिकल डायरी में रख कर चलो, और वो भी कोड, यानी कि कुछ ऐसी डिजिट आपको पता होनी चाहिए जिसको आप वहां पर डायरी में जब आप मेंटेन करो तो उसको आप ऐसे स्टार, हैश या कुछ भी करके बना दो, जिससे कि बाई चांस वो डायरी किसी के हाथ लग भी जाती है तो भी वो डिकोड ना कर सके आपकी कुछ मतलब उसको, नंबर्स को, राइट। तो इस प्रकार से अपने नंबर पर्सनल रखने चाहिए। बट क्या होता है कि लोग वो भी भूल जाते हैं, वो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो दिक्कत वाली कहानी है। और मैंने तो इसलिए यार सिक्योरिटी को देखते हुए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैं सिक्योरिटी पर मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूं। बट देखो, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो यार, जहां किस्मत खराब होगी, जहां टेक्नोलॉजी फेल होगी, वहां तो गया, फिर उड़ गई पूरी चीजें। तो बाहर अगर रखो, जैसे मेरे फादर हैं, वो तो स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं वाली डायरी, फिजिकल डायरी, जो कि उनके अलमारी में रहती है, जिसमें वो अपने पूरे पासवर्ड वासवर्ड ये सब जो है वो मेंशन करते हैं। बट उसको भी मैंने स्मार्टली करवा के रखा उनके लिए भी। मैंने भी कहा कि किसी के हाथ में भी अगर ये क्योंकि मुझसे ही मेंटेन करवाते हैं वो, कि किसी के हाथ में भी वो डायरी लग जाए तो भी सामने वाला व्यक्ति डिकोड ही नहीं कर पाएगा कि वो है क्या। इस तरीके से बनाया हुआ है। तो बनाना चाहिए आप लोग को भी ये सब चीजें, इस प्रकार की करते ही होगे वैसे तो आप, क्योंकि आज की डेट में बहुत जरूरी भी है, और कल को आपको लोगों को सिखाना है ये सब चीजें, तो आपको खुद को भी सक्षम होना जरूरी है। कई बार मुझे बड़ा मतलब सुनकर और लगता है कि लोग ईमेल वगैरह नहीं चलाना जानते हैं। ईमेल कितनी छोटी सी चीज है, लोग ईमेल चलाना नहीं जानते हैं। अब ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट गाइस, कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत किया करो। मतलब इन द सेंस, अगर आपको कुछ चीज नहीं आ रही है, क्योंकि ये सब तो बहुत कॉमन चीज है, कुछ चीज नहीं आ रही है तो आज की डेट में यूट्यूब पर इतनी सारी चीजें हैं। लोग एनसीईआरटी बुक्स को डाउनलोड करना नहीं जान रहे हैं, यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड नहीं करना जान रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल गूगल पे डाल देना है कि डाउनलोड सिलेबस, डाउनलोड एनसीईआरटी बुक, राइट। सिर्फ इतना डाल लो, आपके सामने आ जाएंगे मल्टीपल चीजें। अगर ये भी नहीं हो रहा तो यूट्यूब पर डाल दो, काफी सारे लोगों ने डाउनलोड कैसे करते हैं उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। बट मैं आप लोग को इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी सी चीजें जो होती है ना, इस पर आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आप एक पूरी डिस्ट्रिक्ट को चलाएंगे आने वाले समय में। तो आपको सीखना, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बिल्कुल बहुत ही आम चीज है, ये तो नॉर्मल सबको पता होनी चाहिए, राइट। और कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो। जो भी चीज नहीं आ रही, गूगल इतना बड़ा सोर्स है, डालो सीधे, पूरी चीज आपके सामने रहेंगी। थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, राइट। बिल्कुल ऐसा मत करो, अरे यार बताया नहीं उनने, तो सर से ये पूछा था, सर ने रिप्लाई नहीं किया, मैं क्या करूं, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो, मैं भी हूं, मैं भी इतने सारे स्टूडेंट्स को डील करता हूं, और उससे ज्यादा जरूरी मैं आप लोग के लिए कंटेंट बनाने में टाइम अपना लगाता हूं, राइट। तो मैं अगर यहां पर टाइम नहीं दूंगा कंटेंट बनाने में, तो आपको बाद में डिफिकल्टी आएगी, आपको अच्छा वो नहीं मिलेगा, राइट, कंटेंट नहीं मिलेगा। तो मुझे मेरा काम करने दो, और आपका जो काम है वो आप अपनी तरफ से करो। और वैसे तो आपको पता है कि मेरा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके पास मेरा रिप्लाई नहीं आया हो। मेरा रिप्लाई हमेशा सबके पास आता है। बट हाँ, कई बार अगर बाई चांस रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप मुझे 24 आवर्स में फिर से एक बार पिंग कर दिया करो, राइट। क्योंकि क्या रहता है कि मैं मल्टीपल टास्क में बहुत ज्यादा उलझा रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, तो क्या पता शायद बाई चांस आपका मैंने देखकर भूल गया उसको अर्काइव करना। तो वैसे तो मैं अर्काइव कर ही देता हूँ, या पिन कर देता हूँ स्टूडेंट के मैसेजेस को, उसको उनको बाद में रिप्लाई कर देता हूँ। जैसे आपने कई बार मुझे मैसेज किया होगा, तो उसका रिप्लाई आपके पास 4-5-6 घंटे या नेक्स्ट डे आ गया होगा, बट आया जरूर होगा, राइट। क्योंकि मेरी एक हैबिट है कि मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ स्टूडेंट को, राइट। बट क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट कुछ उठपटांग चीज पूछते हैं ना, तो उस पर फिर मुझे अच्छा नहीं लगता रिप्लाई करना, राइट। फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने कहा यार ये उठपटांग चीज यहाँ पर पूछ रहा है यार फालतू की, राइट। कुछ बोलते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी ऐसा क्यों कर रहा है। अरे तो मैं क्या बताऊं कि मोदी ऐसा क्यों कर रहा है यार। आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, सिलेबस को कंप्लीट करने पर फोकस करना चाहिए। दिमाग लगाओ तो मतलब ऐसी जगह लगा रहे हैं दिमाग की जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक तो आपसे कुछ चीजें पूछी नहीं जाएगी, और आप बात करते हैं कॉमन आदमी की तरह। आपको ब्यूरोक्रेट बनना है ब्यूरोक्रेसी में, और सबसे ज्यादा जरूरी है ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचने के लिए, यानी कि वो टैग अपने सामने लगाने के लिए आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, फिर आपका पूरा समय ही समय रहेगा। अभी सिर्फ अपने सिलेबस के ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करो, उसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ फालतू की बातें नहीं, राइट। और जुलाई 2017 में कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स एन श्री कृष्णा, ये कमिटी जस्टिस बी एन श्री कृष्णा की कमिटी हमें देखने को मिली थी, ये सेटअप की गई थी, जो कि जांच करने से रिलेटेड है।
तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज पूछी जा सकती है कि डेटा प्रोटेक्शन को लेकर हमारी मतलब इन फलाना ऑप्शन में से कौन सी कमेटी है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। तो एन श्री कृष्णा, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, तो ये कमेटी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी और ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 का जो है वो इन्हीं की कमेटी के ऊपर बेस, यानी कि इनकी रिपोर्ट के ऊपर आधारित हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए, लाइक का बटन जरूर हिट कीजिए, चैनल को शेयर करिए। और बाकी मैं आपको कोर्सेज की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो देख सकते हैं आप, ये पॉलिटी का कोर्स है, ये एनवायरमेंट का कोर्स है, ये इकोनॉमिक्स का कोर्स है, और भी कोर्सेज अभी बताऊंगा। बट पहले मैं आपको उद्देश्य बता देता हूं, इन सभी कोर्सेज जो आपको मिलते हैं हमारे द्वारा, ये प्रॉपर सिलेबस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है उसके आधार पर पूरे टॉपिक्स बनाए हुए हैं। मतलब कि आप अगर पॉलिटी का कोर्स लेते हैं तो ये मान लीजिए कि यहां से पॉलिटी कवर करने के बाद आपको कुछ और पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। और इसमें आपको क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, जैसे ही कोर्स एंड होता है आपका, आपके पास जो है वो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, जिसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, राइट। और बीच बीच में भी मैं क्वेश्चन देता रहता हूँ, राइट, जिसके तहत आपकी प्रैक्टिस चलती रहती है। और आपको पूरा स्टडी मटेरियल यानी कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, और पूरे की पूरे जो कोर्सेज होते हैं वो वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपकी एक टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर दी जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाते हैं, जिससे कि घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर दे पाए। तो इस तरीके के हम लोग जो है वो हमारी पूरी टीम जो है वो मिलकर आपके लिए कंटेंट जो है वो क्रिएट करती है। तो ये पॉलिटी का कोर्स है, ये एनवायरमेंट का कोर्स है, ये इकोनॉमिक का कोर्स है, ये सीसेट का भी कोर्स हमारा अवेलेबल है, और एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी की पूरी कवर्ड है, और यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और करंट अफेयर्स के लिए नोट्स वोट्स अब आपको बनाने की जरूरत नहीं, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में ये पूरी फैसिलिटी आपको मिलेगी। डेली लेक्चर की पीडीएफ, हैंड आउट नोट्स, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ का, मंथली मैगजीन, और अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और ये ऑफर भी चल रहा है, ऑफर भी आप चाहें तो ले सकते हैं। तो ये सब चीजें थी। और मेंस का भी हमारा एक बैच है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसकी भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जानकारी मांग सकते हैं। और देखिए मेरा नंबर ये नीचे कमेंट बॉक्स, ये कमेंट कर रहा हूं, ये देखो आप नीचे दिख रहा होगा आपको मेरा नंबर। अगर कोई भी समस्या आती है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, और या फिर कुछ पूछना है आपको मुझसे, इस नंबर पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।